गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्टैंडर्ड नाइन्थ जमात नहुम से अलजेब्रा में जो पहला सबक है सेट, उसमें हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 मशकी सेट 1.1 का कुछ हिस्सा देखा था। आज उसी के दूसरे पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमको कुछ और सवालात देखना है। तो मैं ऑल इन वन गाइड चैनल में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, वेलकम कहता हूँ। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने सेट की जो बुनियादी कंसेप्ट है, जो डेफिनेशन है, उसकी बात की थी। इसी तरह से कुछ बेसिक कंसेप्ट के अंदर नेचुरल नंबर्स, तबई एदाद, इसी तरह देगर जो नंबर्स होते हैं, जो देगर एदाद होते हैं, जो बुनियादी बुनियादी तौर पर आप लोग 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8, 9 वगैरह में बुनियादी जमातों में आप लोग पढ़ते हो, उनके बारे में हमने बात की थी। इसी तरह से हमने स्टैंडर्ड नाइन्थ में ही जो रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी डिटेल में बात की थी। उर्दू में हम लोग कहते हैं फहरिस्ती तरीका और खसूसियत वाला इबारती तरीका। ये सारी बातें हमने इससे पहले की वीडियो में की थी। आपके लिए वो लिंक अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन से, आप लोग वो लिंक पर क्लिक करके इससे पहले का पार्ट देख सकते हो। हमने उसी वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 1.1 शुरू की थी। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको मुकम्मल तौर से किया था और सवाल नंबर 2 का भी हिस्सा हमने हल किया था। आज के सेशन में हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट 1.1 को, मशकी सेट 1.1 को आगे बढ़ाने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3 से। तो सवाल नंबर 3 के हिस्से में आपको देखने मिलेगा कि उन्होंने हिदायत दी है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। उर्दू में आपको देखने मिलेगा, कोई भी दो सेट फहरिस्ती तरीके से और खसूसियत के इजहार वाले, बयान करने वाले इबारती तरीके से लिखिए। तो इससे पहले जैसे हमने लिस्टिंग मेथड देखा था, उसके अंदर हम लोग कॉमा लगा लगा के लिस्ट बना करके लिखते हैं। और एक रूल मेथड देखा था जिसके अंदर कुछ ना कुछ उसूल होता है, कुछ ना कुछ इबारत लिखी जाती है, तो वो हमने देखा था। तो हमको एक सेट को दो तरीकों से लिखना है। हम अपनी तरफ से कोई भी सेट ले सकते हैं और उसको दोनों तरीकों से लिखना रहेगा। तो ये हमारी एक मिसाल हो जाएगी। ऐसी हमको दो मिसालें बनानी है, दो एग्जाम्पल्स हमको सेट करनी है। तो मैंने इंग्लिश में आपके लिए ये 3 एग्जाम्पल्स रखी हैं। सेट ए लिस्टिंग मेथड से भी लिखा है, रूल मेथड से भी लिखा है। सेट बी को भी लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड से लिखा गया है, और सेट सी को भी लिखा गया है। ठीक है, जब ये दोनों लिखा जाएगा तब एक एग्जाम्पल आपकी काउंट होती है। फिर ये दो जब लिखे जाएंगे तो एक और एग्जाम्पल काउंट होगी, और इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखी है। इसमें स्टूडेंट्स को आज़ादी है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो सेट यहाँ पर लिस्टिंग मेथड से लिखा जाएगा वही मीनिंग यहाँ पर भी होना चाहिए। दोनों का मीनिंग एक दूसरे से मैच होना चाहिए। उर्दू के अंदर देखते हैं तो भी हमने इस तरह से लिखा है। यहाँ पर जैसे हमने बात की है इबारती तरीके में डिवीज़न लफ्ज़ का हर्फ, और यहाँ पर देखेंगे तो DIVSON इन सब की हमने फहरिस्त तैयार की है। मैंने जानबूझ करके उर्दू वाला सेशन के आंसर्स और इंग्लिश वाले के सेशन के आंसर अलग अलग रखे हैं, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आंसर हमको अलग अलग लिखने का इसमें मौका है। सम नंबर 4 की बात करते हैं। तो सम नंबर 4 में आपको इंस्ट्रक्शन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। आपको फहरिस्ती तरीके का इस्तेमाल करना है, और जो भी सेट दिया जाएगा उसकी फहरिस्ती तरीके में आपको कन्वर्ट करके लिखते आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल आपके पास है जिसमें वो कह रहे हैं, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर। उर्दू में देखने मिलेगा आपको, भारतीय शमसी साल के सब महीनों का सेट। अब इंडियन सोलार ईयर, ईयर के बारे में आप लोग जनरली जो जानते हो मंथ के बारे में, तो एक जो ब्रिटिश ईयर कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश का साल भी कहते हैं, अंग्रेजी साल भी कहते हैं, उसके अंदर जनवरी फरवरी वगैरह होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आप लोग जानते होंगे आमतौर से, वो इस्लामी साल जानते होंगे, जिसके अंदर मुहर्रम, सफ़र वगैरह वगैरह महीने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडियन सोलर ईयर की बात चल रही है, भारतीय शमसी साल के महीनों की बात चल रही है। तो आपको इनके नाम मालूम होनी चाहिए, तो आपको जनरल नॉलेज रखना पड़ेगा। और वो नाम कुछ इस तरह से रहेंगे, जैसे हमने अगर सेट का नाम ए दिया है तो उसमें आपके इंग्लिश वाले लिख सकते हैं चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ फाल्गुन। और उर्दू में भी आपको ये नाम लिखते आना चाहिए, तो ये मैंने उर्दू में भी आपके लिए लिख करके दे दिया है। थोड़ा सा आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे। और अगर मैं कहूँ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडियन सोलर ईयर की बात की जाए, या इंग्लिश ईयर या ब्रिटिश ईयर की बात की जाए, तो वो भी आपको उसके नाम आने चाहिए, जनवरी फरवरी जनरली आपको जो आते हैं। इसी तरह से इस्लामिक ईयर की बात की जाए तो भी आपको मुहर्रम सफ़र वगैरह वगैरह सारे नाम आने चाहिए। तो आपको अपना नॉलेज अपडेट रखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक हिस्सा याद कर लिए बाकी का कुछ नॉलेज ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो सेकंड में उन्होंने कहा है,
लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के ताल्लुक से बात चल रही है, उर्दू में आपको सवाल देखने मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट लफ्ज के हुरूफ का सेट। अब इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं, कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं, वो आपको देखना है और कॉमा लगा लगा कर लिखना है। उसूल हमने इससे पहले की वीडियो में सीखा था कि जब कभी कोई लेटर डबल डबल आएगा, जैसे यहाँ पर एम 2 बार आ रहा है, तो हमको लिखते वक्त एक ही बार लिखना है। तो वो उसूल को आप लोग जहन में रखिए और इस तरह से हम लोग जवाब तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सेट का नाम बी देते हैं तो हमारा जवाब रहेगा COMPLENT। आप देखेंगे तो 2 मरतबा एम आया था, लेकिन लिखते वक्त हमको एक ही मरतबा लिखना है। इसी तरह से ई भी देखते हैं तो 2 मरतबा आया, हमको लिखते वक्त एक ही मरतबा लिखना है। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में आपका ये जवाब तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो तीसरा सवाल आपके सामने है वो आप देख सकते हैं, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। उर्दू में आपको सवाल देखने मिलेगा, इंसान के तमाम हवास खमसा का सेट। अब सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, हवास खमसा जो होते हैं, जिससे आपको किसी न किसी हिस्स का पता चलता है, कुछ ना कुछ आप सेंस करते हो। तो आप लोग जैसे नाक से खुशबू, बदबू वगैरह को महसूस करते हो, तो इनको हम लोग सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे कुल 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर। सो वन बाय वन कैन से दे आर नोज, ईयर्स, आईज, टंग, स्किन। उर्दू में आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग जैसे जानते हैं कि नाक, कान, आंख, जबान, जिल्द। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लफ्ज देखा आपके लिए कि एन को अगर पहले लिखते हैं, फिर डबल ई लिखते हैं, फिर टी और एस, तो नीड्स वगैरह की मदद से आप लोग ऐसा याद रख सकते हैं। आप लोग कुछ और लफ्ज की मदद से भी याद रख सकते हैं। बहरहाल ये 5 नाम आपको लिखने हैं, आगे पीछे होंगे चलेगा, कॉमा लगा लगा कर आपको लिखते जाना है। तो उर्दू में भी आपको ये 5 नाम जो आपके हवा से खमसा हैं वो उनके नाम लिखते आना चाहिए। आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। सवाल नंबर 4 उसी में है, जिसमें आप देख सकते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। बेसिक कंसेप्ट में जब हमने बात की थी, फिर से मैं इससे पहले वाली वीडियो की बात करूंगा, उसके अंदर हमने जो अलग अलग नंबर्स देखे थे उसमें हमने प्राइम नंबर्स भी देखे थे। तो मुफरद एदाद की बात चल रही है और वो 1 से 20 के दरमियान के मुफरद एदाद का सेट आपको पूछा जा रहा है। तो आपको ये सेट लिखते आना चाहिए। जैसे हमने उसका नाम दिया फॉर एग्जांपल डी, और ये नाम रहेंगे, नंबर रहेंगे आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, जो सिर्फ ऐसे आदाद हैं जो सिर्फ अपने खुद के पहाड़े में आते हैं। इसकी मदद से आप लोग याद रख सकते हैं। 5वें सवाल की बात करते हैं। तो 5वें सवाल में कह रहे हैं, नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जमीन के बर्रे आजमों का सेट। अब जमीन में कुल 7 बर्रे आजम पाए जाते हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से वो आपको नाम लिखते आना चाहिए। और ई अगर नाम देते हैं हम लोग सेट का, तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। मैंने लिखते वक्त यह आपके लिए आसानी की है कि ए वाले जो 4 नाम है उनको शुरू में लिखा है, ताकि थोड़ा सा आपको जहन में रहे कि ए वाले मुझको 4 नाम लिखने हैं। फिर इसके बाद यूरोप है, इसी तरह से अमेरिका के 2 पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो उन दोनों को मैंने लास्ट में लिखा है। तो इस तरह से भी हम लोग नाम को याद रखने की भी कोशिश कर सकते हैं। उर्दू वाले स्टूडेंट भी इस तरह से नाम लिख सकते हैं। सीक्वेंस मैंने वही रखी है, अलिफ के जो 4 नाम है उनको शुरू में रखा है, फिर उसके बाद यूरोप है, फिर उसके अमेरिका के जो 2 हिस्से हैं, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, उनका नाम लिखा गया है। नेक्स्ट आपको देखने मिलेगा, वो कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अब रूल आपको बनाना है, या आप लोग कह सकते हैं कि इबारती तरीके से आपको लिखते आना चाहिए। पूरा उल्टा सवाल रहने वाला है। सवाल नंबर 4 के मुकाबले में सवाल नंबर 5 उसके मुकाबले में पूरा अपोजिट रहेगा। वहां पर आपको रूल मेथड से दिया था, लिस्टिंग मेथड से लिखना था। अब आपको उल्टा मामला है, लिस्टिंग मेथड देगा और रूल मेथड से आपको लिखते आना चाहिए। तो लिस्ट में जो पहला सवाल आपके पास है वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। तो ये सारे स्पेशल नंबर्स है। 1 ये 1 का स्क्वायर है, 4 जो है आपका वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। ऐसा करते करते आप देखेंगे तो जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। तो ये सारे नंबर्स कौन से स्क्वायर के हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये आपका n स्क्वायर के फॉर्मेट में है। इसी तरह से कहाँ से शुरू करना है, तो 1 से शुरू करना है और 10 पे जाकर के खत्म करना है। तो वो भी हमको बात उसमें लिखते आनी चाहिए। तो जवाब में हमारा इस तरह से तैयार होगा कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब ये आपको समझना है कि ये जो मुरब्बे थे, स्क्वायर्स थे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, n स्क्वायर लिखना है। उसके बाद ये n कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये लेस देन 10 है और नेचुरल नंबर है, यानी कि वो 1 से शुरू होगा। ये जो लेस देन और इक्वल टू 10 मैंने लिखा है, इसी को आप लोग एक और अंदाज में लिख सकते हैं, जो इस तरह से रहेगा
लेस देन 11। जब लेस देन और इक्वल टू 10 कहा जाता है यानी कि ये नंबर काउंट होगा, इक्वल टू है तो ये नंबर भी गिना जाएगा। और जब सिर्फ लेस देन लिखा जाएगा, सिर्फ उससे छोटा लिखा जाएगा, तो मतलब वो खुद नंबर नहीं गिना जाएगा, उससे पहले का जो नंबर है 11 गिना नहीं जाएगा, 11 को काउंट नहीं करना है, उससे पहले जो 10 है उसको गिनना है। तो बहरहाल 10 तक जाने के लिए हम लोग ये नोटेशन यूज कर सकते हैं या लेस देन और इक्वल टू 10 का नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। दोनों नोटेशन करेक्ट हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल आपके पास है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड लास्टली वी आर हैविंग 48। अब इसको आपको देख कर को ऑब्जर्व करते आना चाहिए कि ये सारे के सारे आपके 6 के पहाड़े के एदाद हैं। 6 का टेबल है, 6 1 जा 6 2 जा करते करते 6 8 जा 48। तो जैसे हमने यहाँ पर मुरब्बे के लिहाज से n स्क्वायर लिखा था, अब यहाँ पर 6 का टेबल है तो आपका आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय n। ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 8, या आपको अगर ये नोटेशन यूज करना है तो आप लिख सकते हैं लेस देन 9। 9 से छोटे का मतलब रहेगा फिर से 8। तो जवाब आपका इस तरह से तैयार कर सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में इस तरह से, और उर्दू में भी इसी तरह से लिखा जा सकता है। ये दोनों भी आप लोग इंग्लिश और उर्दू में कोई फर्क नहीं देखेंगे। आप ये लिखते हो तो भी एक्सेप्टेबल है, ये लिखते हो तो भी एक्सेप्टेबल है, दोनों एक्सेप्टेबल रहेंगे, सिर्फ लिखने का अंदाज अलग है। ये साइन का यूज करके दो ऑप्शन तैयार किए मैंने आपके लिए, थोड़ा आपका नॉलेज पक्का पक्का रहे इसलिए। उसके बाद जो आपके पास तीसरा है वो है इस्माइल, SMILE। इसकी मदद से आपको एक लफ्ज बनाते आना चाहिए और फिर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आपने इससे पहले भी देखा था कि हम लोग लिख सकते हैं कि लेटर इन द वर्ड इस्माइल, है ना। तो इस्माइल के जो लेटर से देखेंगे तो S आएगा, M आएगा, I आएगा, L आएगा, E आएगा। कोई और लफ्ज भी तैयार किया जा सकता है, मीनिंगफुल वर्ड रहे ज़्यादा बेटर है, और सारे लेटर्स जो हैं वो उसमें आ जाते हों, कोई भी लेटर छूटना नहीं चाहिए और कोई एक्स्ट्रा लेटर भी नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई ऐसा लफ्ज आप लोग तैयार करते हो कि उसके अंदर इनके अलावा कोई लफ्ज लेटर आ रहा है तो फिर आपकी वो मिस्टेक रहेगी, ये ध्यान में रखना है आपको। उर्दू वाले स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई इस्माइल लफ्ज का हर्फ है, ठीक है। ये उर्दू में इस तरह से लिखा जा सकता है, थोड़ा सा उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। उसके बाद है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। उर्दू वालों को जो सवाल देखने मिलेंगे उसमें आपको लिखा हुआ है कि इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर। अब ये क्या है तो हर स्टूडेंट जानता है कि ये सारे आपके हफ्ते के दिनों के नाम है, डेज ऑफ अ वीक है। तो आप लोग इस तरह से लिख करके बात कंप्लीट कर सकते हो कि पी इज अ डे ऑफ वीक, पी हफ्ते का एक दिन है, ठीक है, यह हफ्ते का दिन है, इस तरह से लिखा जा सकता है। आपको लिखते आना चाहिए, बाकी है बातें आसान। पांचवा सवाल देखते हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि AET, है ना, ये अब जैसे यहाँ पे ये SMILE था, हमने उसे एक लफ्ज बनाया इस्माइल। अब यहाँ पर AET, तो इससे आप लोग लफ्ज बना सकते हो TEA स्पेलिंग होती है उसकी। इसी तरह से आप बना सकते हो ATE 8, इसी तरह से आप बना सकते हो EAT ईट। तो इस तरह के अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं, वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये उर्दू वाले स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है मैंने वहाँ पर उर्दू वाला पोर्शन शो किया है, और इन दोनों में उर्दू और इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं है तो उसको मैंने वैसे के वैसे ही रखा है। मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आप तमाम स्टूडेंट्स का और व्यूवर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स तक, अपनी सहेलियों तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।